कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है जहां प्रकृति का क्रोध अपने चरम पर था। मूसलाधार बारिश की आवाज छत पर किसी हथौड़े की तरह पड़ रही थी। गरजते बादल और कड़कड़ाती बिजलियां मानो सीधे धरती के सीने पर प्रहार कर रही थी। झील के शांत किनारे बसे अपने घर में आर्टिस्ट डेविड खिड़की के पास बैठा था, अपनी दुनिया में खोया हुआ। वह अपनी अगली मूवी के पोस्टर को अंतिम रूप दे रहा था, एक ऐसा काम जिसके लिए उसे अगली सुबह ही वह पोस्टर भेजना था। उस तूफानी डरावनी रात में भी डेविड पूरी शिद्दत और लगन से काम कर रहा था। वह नहीं जानता था कि वह तूफान केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं, बिल्कुल उस भयानक रहस्य की पहली दस्तक था जो कुछ घंटों बाद शहर को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। लेकिन तभी तूफान ने अपना रूप बदल लिया। वह और भी ज्यादा विकराल और भयावह हो उठा। बिजली इतनी नजदीक गिर रही थी कि घर की नींव तक हिल जा रही थी। डेविड ने तुरंत फैसला लिया। उसने अपनी पत्नी स्टेफनी और अपने बेटे बिली को लिया और उन्हें सुरक्षित बेसमेंट में सोने चला गया। बेसमेंट की गहराइयों में तूफान की दहाड़ थोड़ी मध्यम जरूर पड़ी, पर बाहर का खौफ अब भी हवा में घुला हुआ था। अगली सुबह जब डेविड और स्टेफनी घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि तूफान थम चुका था, पर उसके निशान गहरे थे। मंजर दहशत और तबाही का मिश्रण था। उनके घर के ठीक पास मौजूद एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ चुका था। उसकी एक मोटी टूटी हुई शाखा किसी भाले की तरह डेविड के घर की खिड़की तोड़ती हुई अंदर घुस गई थी। बाहर की बर्बादी अंदर तक फैल चुकी थी। डेविड की अधूरी पेंटिंग और तो और उनके घर का सारा राशन भी खराब हो चुका था। यह तबाही यहीं नहीं रुकी थी। डेविड ने देखा कि एक और पेड़ उनके बोट हाउस पर गिरकर उसे पूरी तरह से तबाह कर चुका था। संपत्ति का नुकसान भयानक था, पर डेविड के दिल में बस एक ही तसल्ली थी। इस तूफान में उसके बीवी बच्चों को कोई चोट नहीं आई, वे सुरक्षित थे। लेकिन तभी इस राहत भरे सन्नाटे के बीच डेविड और स्टेफनी ने झील के बीच में एक अजीब अप्राकृतिक नजारा देखा। झील के ऊपर अचानक घने काले बादल घिर आए थे। डेविड ने पहले सोचा कि शायद यह पिछली रात की तेज बारिश का ही नतीजा होगा, पर यह नजारा कुछ अजीब था। बारिश के बाद पहाड़ों पर बादल गिरना तो आम था, पर यहाँ झील के ठीक ऊपर ये बादल थे और वे बादल काफी ज्यादा घने थे। एक पल के लिए डेविड को लगा जैसे यह धुंध या धुआं हो, पर उसे उस पर ज्यादा ध्यान देने का मौका नहीं मिला। उसके दिमाग में इस वक्त एक और समस्या घूम रही थी, उसका पड़ोसी नॉर्टन की जमीन पर मौजूद सूखे पेड़ ने ही उसके बोट हाउस को तबाह किया था। डेविड जानता था कि वह पेड़ कुछ साल पहले ही सूख चुका था और वह तब से ही नॉर्टन से उसे काटने के लिए कह रहा था, पर नॉर्टन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। अब उस लापरवाही ने डेविड का अच्छा खासा नुकसान करवा दिया था। डेविड गुस्से से भरा नॉर्टन को सबक सिखाने के इरादे से उसके घर पहुंचा। वहां का मंजर देखकर डेविड का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। नॉर्टन खुद एक उखड़े हुए पेड़ को कोस रहा था, जिसने उसकी अपनी कार की धज्जियां उड़ा दी थी। यह देखकर डेविड के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, मानो कुदरत ने नॉर्टन को खुद ही सजा दी हो। फिर भी डेविड ने नॉर्टन के लिए अफसोस जताया और वहां से निकलने लगा। इसी दौरान नॉर्टन ने डेविड को रोका और पूछा, अगर तुम सुपरमार्केट की तरफ जाने वाले हो तो क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हो? डेविड ने हामी भर दी। अपनी पत्नी से राशन की लंबी लिस्ट लेकर डेविड कुछ ही देर बाद अपने बेटे बिली और पड़ोसी नॉर्टन के साथ अपनी कार में सुपरमार्केट के लिए निकल गया। वे अभी कुछ ही दूर गए थे जब उन्हें एक चौंकाने वाला नजारा दिखा। सड़क पर मिलिट्री पुलिस और सोल्जर से भरी ढेर सारी गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं। नॉर्टन ने उत्सुकता से डेविड से कहा, लगता है ये लोग अपने मिलिट्री बेस की ओर जा रहे हैं, जो लेक के पास पहाड़ियों पर मौजूद है। फिर नॉर्टन ने एक भयानक सवाल उठाया, क्या तुम्हें पता है वहां मिलिट्री द एरोहेड नाम के एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? तुम तो यहाँ के ही निवासी हो, क्या तुम्हें मिलिट्री के इस खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी है? डेविड ने शांत रहने की कोशिश की और कहा कि उसने सिर्फ इतना सुना है कि साइंटिस्ट किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन नॉर्टन इन साधारण जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दबी आवाज में कहा, तुमने पड़ोस की मिस एडन की बात नहीं सुनी? नॉर्टन ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो केवल एक हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट में हो सकती। मिस एडन का दावा था कि मिलिट्री को एलियंस का क्रैश हुआ एक फ्लाइंग सोसर मिला है, जिसमें बर्फ में जमे 3 एलियन भी थे। उसका मानना था कि मिलिट्री उन्हीं एलियंस पर रिसर्च कर रही है। डेविड ने इस खौफनाक अफवाह को मजाक में उड़ा दिया और कहा, मिस एटना के दिमाग में भूसा भरा है और कुछ नहीं। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए दोनों उस तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने की कोशिश करते रहे और जल्द ही सुपरमार्केट पहुंच गए। सुबह का समय था और सुपरमार्केट में काफी भीड़ थी। पिछली रात के तूफान की वजह से पूरे एरिया की बिजली गुल थी। चूंकि यह एक छोटा शहर था, डेविड की जान पहचान स्टोर में काम करने वाले लोगों और ज्यादातर कस्टमर्स से थी। बिली की स्कूल टीचर आयरीन भी सामान लेने आई हुई थी। डेविड बिली के साथ सामान लेने में व्यस्त था। तभी स्टोर में एक और असामान्य घटना हुई। वे 3 मिलिट्री सोल्जर्स भी अंदर घुस आए, जिन्हें उन्होंने रास्ते में देखा था। वे बेहद परेशान और डरे हुए लग रहे थे, मानो सामान खरीदने के बहाने भीड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हों। अचानक एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर वहां आया। उसकी वर्दी, उसका सख्त लहजा, सब कुछ दहशत पैदा कर रहा था। उसने सोल्जरों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि शहर में इमरजेंसी आ गई है? तुम्हें इसी वक्त ड्यूटी पर चलना होगा। सोल्जर्स ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वे 10 दिन की छुट्टी पर हैं, लेकिन ऑफिसर ने उनकी एक न सुनी। उसने आदेश दिया,
मैं पास के मेडिकल स्टोर पर जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले तुम लोग मेरी जीप में होने चाहिए। ऑफिसर तेजी से बाहर निकल गया। डेविड दूर खड़ा इस पूरी घटना पर गौर कर रहा था। सोल्जर्स का डर, ऑफिसर की जल्दबाजी, सब कुछ एक अज्ञात खतरे की ओर इशारा कर रहा था। और तभी उस रहस्यमय तनाव ने एक भयानक मोड़ ले लिया। अचानक पूरे शहर में सायरन की चीखती हुई आवाज गूंजने लगी। डेविड और स्टोर में मौजूद सारे कस्टमर्स की नजरें हैरानी और दहशत से भरी हुई स्टोर के बाहर गड़ गईं। उन्होंने देखा कि पूरे शहर में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा चुका था। तभी कहीं से भागता हुआ एक बुजुर्ग आदमी स्टोर के अंदर आ घुसा। उसकी नाक से खून की एक मोटी धार बह रही थी और वह घबराकर चिल्ला रहा था, उन बादलों के अंदर कुछ है, उसने मेरे दोस्त को मार डाला। उस बूढ़े ने इतना कहा ही था कि तभी चारों ओर घने काले बादल तेजी से छाने लगे। दहशत में एक आदमी डरकर अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन उसके कार में बैठने से पहले ही उन बादलों ने उसे पूरी तरह से ढक लिया। और फिर वहां उस आदमी की एक दर्दनाक चीखती हुई आवाज गूंज उठी। लोगों ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल उन घने बादलों ने उस स्टोर को भी ढक लिया। वे बादल इतने ज्यादा घने थे कि स्टोर के बाहर कुछ भी देख पाना पूरी तरह से नामुमकिन था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह बादल आखिर आए कहां से। एक आदमी ने आशंका जताई, मुझे लगता है यह धुआं है, शायद पास में जो मिल है वहां कोई केमिकल एक्सप्लोजन हुआ होगा, यह धुआं वहीं से आ रहा है। लेकिन उस आदमी के यह कहते ही अचानक ही वहां की जमीन हिलने लगी, मानो वहां भीषण भूकंप आ गया हो। सारे लोग घबराकर चिल्लाते हुए नीचे लेट गए। डेविड भी अपने बेटे बिली को गोद में लिए खुद को और उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी अगले ही पल अपने आप ही सब कुछ शांत हो गया। एक डरावना अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ उसे भूकंप कह रहे थे तो कुछ मिल में हुआ धमाका, और तो और एक महिला ने इसे कयामत का दिन बताना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि ईश्वर इंसानों को उनके बुरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। स्टोर के मैनेजर ने सबके बीच तनाव कम करने की कोशिश की और आग्रह किया कि जब तक ये बादल छौंट नहीं जाते सभी स्टोर के अंदर ही रहें। लेकिन डर और बेचैनी ने लोगों को काबू कर लिया था। एक औरत वहां से जाने की जिद करने लगी। उसे अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी जिनके वह घर पर अकेला छोड़ आई थी। सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं रुकी। उस भयानक घने धुंध के बीच वह औरत स्टोर से बाहर निकल गई। काफी समय बीत गया पर वह घने बादल अब भी छाए हुए थे। स्टोर के अंदर सारे लोग परेशान बैठे थे और डेविड को अपनी पत्नी स्टेफनी की फिक्र खाई जा रही थी। डेविड अपने बेटे बिली को लिए बिली की टीचर आयरीन और कुछ अन्य लोगों के साथ एक कोने में बैठा था। आयरीन ने डेविड का परिचय अमेंडा नाम की एक नई स्कूल टीचर से करवाया जो हाल ही में शहर में आई थी। इसी दौरान स्टोर का असिस्टेंट मैनेजर ओली वहां आया और बिली की खैरियत पूछने लगा। डेविड ने ओली से अपने बेटे के लिए एक ब्लैंकेट मांगा। ओली ने बताया कि ब्लैंकेट उसे स्टोर के पीछे वाले हिस्से में जहां उनका लोडिंग डॉक है वहां मिल जाएगा। डेविड ने बिली को कुछ देर के लिए उसकी टीचर आयरीन के हवाले छोड़ा और ब्लैंकेट लेने लोडिंग डॉक की ओर चला गया। यह एक छोटा सा काम था पर यह कदम उन्हें उस भयानक घटना के केंद्र में ले जाने वाला था। लोडिंग डॉक पर पहुंचकर डेविड ने देखा कि वहां मौजूद जनरेटर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था और उससे धुआं निकल रहा था। खतरा भांपकर डेविड ने फौरन जनरेटर बंद कर दिया जिससे लोडिंग डॉक में घुप अंधेरा छा गया। डेविड ओली को इसकी खबर देने के लिए वापस स्टोर में जाने ही वाला था पर तभी अचानक ही एक अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज ने उसके कदम वहीं रोक दिए। वह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, वह कुछ अप्राकृतिक था। डेविड जैसे ही पीछे मुड़ा तबीयत अचानक बाहर से कोई चीज स्टोर के शटर को जोर जोर से तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगी। दहशत में डेविड फौरन वहां से भागा और स्टोर में लौटकर ओली को बताया, बाहर कुछ है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त ओली के साथ 2 मैकेनिक्स भी मौजूद थे। ओली तुरंत उन मैकेनिक्स और अपने स्टोर में काम करने वाले एक लड़के को लेकर लोडिंग डॉक पर आया, लेकिन अब वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। ओनली और मैकेनिक्स ने डेविड से कहा कि शायद वह सब उसका वहम होगा। तनाव के बीच एक मैकेनिक ने जनरेटर दोबारा शुरू किया पर उससे अब भी धुआं निकल रहा था और साथ ही एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। मैकेनिक ने बताया कि जनरेटर के एग्जॉस्ट पाइप में कुछ फंसा है, यह बदबू उसी की है और उसी के कारण जनरेटर गर्म हो रहा है। मैकेनिक ने कहा कि उन्हें एग्जॉस्ट को इसी वक्त साफ करना होगा, लेकिन एग्जॉस्ट स्टोर के बाहर की ओर था जिसके लिए उन्हें शटर खोलकर स्टोर के बाहर जाना पड़ता। उस लड़के ने बाहर जाकर एग्जॉस्ट ठीक करने का फैसला किया। डेविड ने पूरी ताकत से उस लड़के को बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। उसने चेतावनी दी, अगर उन्होंने शटर खोला तो हो सकता है जो चीज बाहर है वह अंदर आ जाए और सारे लोगों को खत्म कर दे। लेकिन उस लड़के और मैकेनिक्स ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने डेविड को बूझदिल कहकर उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि डेविड ने शायद किसी कुत्ते या बिल्ली की आवाज सुन ली होगी और खामखा डर रहा है। ओली को डेविड पर यकीन था और उसने भी शटर खोलने से रोकने की कोशिश की पर वे लोग नहीं माने। जैसे ही मैकेनिक्स ने जनरेटर शुरू किया उस लड़के ने ऑटोमेटिक शटर का बटन दबाकर उसे हल्का सा ऊपर उठा दिया और तभी अचानक और बिजली की तेजी से बाहर से एक टेंटिकल जैसी कोई चीज अंदर आई।
उसने तुरंत उस लड़के के पैर को दबोच लिया और उसे जोर से बाहर खींचने लगी। डर के मारे दोनों मैकेनिक्स पीछे हट गए, लेकिन डेविड ने फौरन उस लड़के को पकड़ लिया और उसे उस राक्षसी टेंटिकल से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी पल बाहर से ढेर सारे और टेंटिकल अंदर घुस आए। ये टेंटिकल्स सामान्य नहीं थे, उनमें कांटों जैसी कुछ चीजें लगी हुई थीं, जिससे वे उस लड़के की चमड़ी उधेड़ने लगे। डेविड उन मैकेनिक्स को मदद के लिए आवाज देता रहा, पर डर के मारे वे दोनों अपनी जगह से जरा भी हिले तक नहीं। यह दहशत का वो क्षण था जब इंसानियत डर के आगे घुटने टेक देती है। तभी ओली कहीं से एक कुल्हाड़ी ले आया, पर इससे पहले कि ओली उस टेंटिकल पर वार कर पाता, वे उसे लड़के को घसीटते हुए बाहर ले जा चुके थे। उस लड़के की चीखें धुंध में समा गईं। इसी के साथ एक और भी विशाल टेंटिकल अंदर आने लगा। इस टेंटिकल का मुंह भी था, जिससे वह अंदर मौजूद राशन के सामान को खाने लगा। डेविड ने फौरन ओली से शटर बंद करने को कहा। ओली शटर बंद करने लगा, जिससे वे सारे टेंटिकल वापस जाने लगे। तभी वहां पड़ी कुल्हाड़ी डेविड के हाथ लग गई। डेविड ने पूरी ताकत से उस कुल्हाड़ी को घुमाया और एक टेंटिकल को काटकर रख दिया। इसी के साथ शटर बंद हो गया। डेविड गुस्से से बकला चुका था। उसने तुरंत उस मैकेनिक को पीट दिया, जिसने उसकी मनाही के बावजूद शटर खोलने दिया था। ओली ने डेविड को शांत कराया। डेविड अब एक गहरी दहशत में था। वह यह सोचकर कांप रहा था कि आखिर वह जीव कितना बड़ा होगा जिसके टेंटिकल्स इतने विशाल थे। डेविड ओली और मैकेनिक्स के साथ स्टोर में आया और वहां मौजूद सारे लोगों को बताया कि उस बादल के अंदर टेंटाकल्स वाले खतरनाक जीव छुपे हुए हैं। सुनकर स्टोर में एक बार फिर दहशत का माहौल छा गया। लेकिन डेविड के पड़ोसी नॉर्टन और उसके साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि डेविड बाकियों के साथ मिलकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। स्टोर का मैनेजर भी डेविड की बात सुनकर हंस रहा था। डेविड ने गुस्से में कहा कि जिसे भी उस पर यकीन नहीं, वो लोडिंग डॉक पर आकर खुद तसल्ली कर ले। मैनेजर डेविड के साथ लोडिंग डॉक पर आया, जहां उसे वह कटा हुआ टेंटिकल दिखा। वो टेंटिकल अपने शरीर से अलग होने के बावजूद भी हिल-डुल रहा था, और तभी देखते ही देखते वो टेंटिकल अपने आप ही गलकर नष्ट हो गया। उस भयानक दृश्य को देखकर मैनेजर के रोंगटे खड़े हो गए। अब मैनेजर को भी डेविड की बातों पर यकीन हो चुका था। अब डेविड को यह डर सता रहा था कि कहीं वह जीव स्टोर के अंदर न घुस आए, क्योंकि उस स्टोर की सारी दीवारें कांच की थीं। डेविड और सारे लोगों ने मिलकर दीवारों को मजबूत करने के लिए उनके आगे राशन की बोरियां रख दी। इस काम में डैन नाम का वह बूढ़ा आदमी भी डेविड का पूरा साथ दे रहा था, जो शुरुआत में जख्मी होकर स्टोर में पनाह लेने आया था। डैन ने डेविड से कहा कि बाहर जो भी है वह बहुत खतरनाक है। अगर हमें उससे अपना बचाव करना है तो हमें बंदूकों की जरूरत होगी। तभी अमेंडा ने अपने बैग से एक पिस्टल निकाली, जिसे वह हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ रखती थी। उनके पास पिस्टल तो थी, लेकिन समस्या यह थी कि अमेंडा और उनमें से किसी को भी बंदूक से निशाना लगाना आता ही नहीं था। ओली ने तुरंत वह पिस्टल उठा ली और सबको चौंकाते हुए बताया कि वह निशानेबाजी में स्टेट चैंपियन रह चुका है। इसी दौरान कार्मडी नाम की एक औरत ने वहां बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था। उसने लोगों को डराते हुए कहा कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। उसने बाइबल के चैप्टर 15 का हवाला दिया, जिसमें लिखा है कि जब मंदिर ईश्वर की महिमा और शक्ति के धुएं से भर गया, तब 7 एंजल्स ने अपना कहर बरपाना शुरू किया। उसने आगे कहा कि धरती पर पाप इतना बढ़ गया है कि अब ईश्वर खुद पापियों पर अपना क्रोध बरसा रहे हैं। कार्मडी ने दहशत फैलाते हुए कहा कि इसे रोकने का बस एक ही तरीका है कि आप सब ईश्वर की शरण में आ जाएं। उसने मांग की कि ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें अपना खून देकर। उसने अब्राहम का उदाहरण दिया, जिसने अपने बच्चे को ईश्वर के आगे कुर्बान करके अपना प्यार दिखाया था। कार्मडी ने चेतावनी दी कि जब तक वे ईश्वर को अपना प्यार नहीं दिखाएंगे, यह सब शांत नहीं होगा। यह सब सुनकर अमेंडा गुस्से से फट पड़ी। उसने कार्मडी को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, बेवजह लोगों को डराना बंद करो। तो इस पर कार्मडी ने और भी ज्यादा भयानक धमकी दी, तुम सब देखना, आज दिन ढलते ही ईश्वर का कहर बरसेगा और तब तुम लोग ईश्वर से रहम की भीख मांगोगे और मेरी शरण में आओगे। नॉर्टन और कुछ अन्य लोगों ने इन सबसे तंग आकर स्टोर से बाहर निकलकर अपने घर जाने का फैसला कर लिया। डेविड ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि बाहर जान का खतरा है, पर जब वे नहीं माने तब डेविड ने नॉर्टन को एक रस्सी दी। उसने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी एक मदद कर दो, इस रस्सी को अपने कमर में बांध लो। अगर बाहर कुछ नहीं हुआ और तुम जिंदा बच गए तो 300 फीट जाने के बाद तुम इस रस्सी को काट देना। इससे यहाँ मौजूद लोगों को पता चल जाएगा कि बाहर सचमुच खतरा है या नहीं। लेकिन नॉर्टन ने इस एहतियात के लिए भी मना कर दिया। तभी एक आदमी आगे आया। उसने कहा, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं वह रस्सी बांधकर बाहर जाऊंगा, पर यहाँ से भागने के लिए नहीं। बिल्कुल, मेरी गाड़ी में एक शॉटगन है उसे लेने के लिए। वह शॉटगन हमारे बहुत काम आएगा। उस आदमी ने अपनी कमर में रस्सी बांधी और नॉर्टन और उसके ग्रुप के साथ स्टोर से बाहर धुंध में निकल गया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वे लोग धुंध में गायब हो गए। उस आदमी की कमर से बंधी रस्सी लगातार खींची ही जा रही थी। तभी अचानक वह रस्सी एकदम से तन गई और बिजली की रफ्तार से खींचने लगी। उस रस्सी को 5 लोगों ने पकड़ रखा था, पर वह रोके नहीं रुक रही थी और खींचती ही चली जा रही थी। एक भयानक बैकी अनियंत्रित शक्ति उस आदमी को खींच रही थी, पर अगले ही पल वह रस्सी ढीली हो गई। डेविड और बाकियों ने जब उस रस्सी को वापस खींचा
तो उनके हाथ कांप उठे। रस्सी खून से सनी थी और उस रस्सी के साथ केवल उस आदमी की कटी हुई टांगें वापस लौटी थीं। वह भयानक दृश्य देख स्टोर में मौजूद सारे लोगों के दिलों में दहशत भर आई। इसी तरह रात हो गई। स्टोर में बिजली नहीं थी, इसलिए डेविड और उसके साथी इमरजेंसी लाइट लिए स्टोर की निगरानी कर रहे थे। तभी एक आदमी कांच की दीवार के पास इमरजेंसी लाइट लिए बैठा कुछ खा रहा था। अचानक बाहर से उड़ता हुआ एक बड़ा और अजीब सा कीड़ा उस कांच पर आकर चिपक गया। उसे देख वह आदमी डरकर पीछे गिर गया। वह कीड़ा किसी टिड्डे की तरह दिख रहा था और रोशनी से आकर्षित होकर वहां आया था, पर वह पृथ्वी पर पाए जाने वाले टिड्डे से आकार में काफी बड़ा था और उसकी पूंछ पर डंक भी था। अगले ही पल वहां एक के बाद एक वैसे ही ढेर सारे बड़े बड़े कीड़े आकर कांच से चिपक गए। सारे लोग उन अजीब और भयानक कीड़ों को हैरानी से देखते रह गए। तभी अचानक उड़ने वाले प्राचीन डायनासोर के जैसा एक बड़ा जीव वहां आ धमका। वह कांच पर बैठ उन कीड़ों को झपट झपट कर उनका शिकार करने लगा। उस शिकारी जीव के कांच पर जोर से टकराने से एक जगह की कांच टूट गई और वहां से वे कीड़े अंदर घुसने लगे। सभी लोग झाड़ू और डंडों से उन कीड़ों को मारने और कुचलने लगे, लेकिन तभी एक कीड़े ने एक लड़की की गर्दन पर अपना डंक घुसा दिया। देखते ही देखते उस लड़की का गला सूज गया और उस लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। इसी दौरान वह विशाल शिकारी जीव भी स्टोर के अंदर घुस आया और एक आदमी की गर्दन को नोचकर खाने लगा। डेविड ने एक पोछे में आग लगाई और उस जीव को जलाने की कोशिश करने लगा। डेविड की देखा देखी एक दूसरे आदमी ने भी पोछा उठा लिया, पर उस पोछे को जलाने की हड़बड़ी में वह खुद आग में बुरी तरह झुलस गया। दूसरी ओर एक कीड़ा कारमड़ी के ऊपर भी जा बैठा। कारमड़ी डरकर एक जगह पर जम गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। उसने कोई हलचल नहीं की, जिसके कारण उस कीड़े ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उसके ऊपर से उड़ गया। कारमड़ी ने तुरंत इसे अपनी ईश्वर की सच्ची भक्त होने का प्रमाण मान लिया। डेविड और अमेंडा ने मिलकर उस शिकारी जीव को मार डाला था, पर तभी एक और शिकारी जीव वहां घुस आया था और डेविड के बेटे बिली की तरफ बढ़ रहा था। ओली ने अपनी पिस्टल निकाली और उस जीव को ठोक दिया, जिससे वह जीव भी मारा गया। इस तरह स्टोर के अंदर सारे कीड़ों को मारने के बाद सभी ने मिलकर टेप और प्लाईवुड से टूटी हुई कांच की दीवारों को अच्छी तरह ढक दिया। लेकिन अब लोगों के दिमाग में डर और अंधविश्वास का अंधेरा छा चुका था। कुछ लोगों को कारमड़ी की बातों पर पूरा भरोसा होने लगा था कि ईश्वर ने ही पापी इंसानों का विनाश करने उन कीड़ों को धरती पर भेजा है। इस बात से लोगों के अंदर खौफ भर आया। वे सब कारमड़ी को ईश्वर का दूत समझकर उसकी शरण में जाने लगे। इस भयानक दहशत का परिणाम यह हुआ कि एक औरत ने तो विनाश के डर से खुद की ही जान ले ली। दूसरी ओर वह आदमी जो आग में झुलस गया था, वह दर्द से तड़पता हुआ मौत की भीख मांग रहा था। इन सारी घटनाओं ने डेविड और उसके साथियों को चिंता में डाल दिया था। डेविड ने फैसला किया कि पहले वे लोग पास के मेडिकल स्टोर में जाकर जख्मी लोगों के लिए दवाइयां लाएंगे। उसके बाद वे उस स्टोर से किसी सुरक्षित जगह की ओर निकल जाएंगे। पर तभी एक आदमी ने विरोध किया। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ढेर सारा खाना है, हम यहाँ कई दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। डेविड ने उसे समझाया, इस स्टोर की दीवारें कांच की हैं, जिससे वह जीव आसानी से तोड़ सकते हैं और हमें खत्म कर सकते हैं। और ऊपर से वह कारमड़ी, वह ईश्वर का नाम लेकर लोगों को अंधविश्वास के जाल में उलझा रही है। तुम लोगों ने सुना ना, वह कुर्बानी की बात कर रही थी। अगर लोग उसके साथ हो गए तो न जाने वह किसकी बलि चढ़ा दें। हो सकता है तुम में से किसी की या मेरे बच्चे की। इसलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। डेविड ने योजना बताई कि उसकी गाड़ी में 8 लोग सवार हो सकते हैं। अगर हम किसी तरह गाड़ी तक पहुंच गए तो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें मेडिसिन लाने जाना होगा। डेविड ने अपने साथियों को तैयार कर लिया। उसने उन 3 मिलिट्री सोल्जर्स को भी साथ चलने को कहा, जो अभी तक बस एक जगह बैठे तमाशा देख रहे थे। उनमें से 2 सोल्जर्स पीछे हट गए, पर एक सोल्जर डेविड के साथ चलने को तैयार हो गया। वे सभी मेडिकल स्टोर की तरफ निकलने लगे, पर तभी कारमड़ी उनके रास्ते में आ गई। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। तुम लोग बाहर जाकर गलत ही कर रहे हो। वह जीव तुम्हारे पीछे यहाँ तक पहुंच जाएंगे, जिससे हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। कारमड़ी की इस बात पर स्टोर में कुछ और भी लोग सहमति जता रहे थे, लेकिन तभी स्कूल टीचर आयरीन ने कारमड़ी को एक कैन फेंक कर मारा और उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद डेविड अपने साथियों को लेकर मेडिकल स्टोर की तरफ निकल गया। उस घने धुंध में जहां सामने मौजूद इंसान का भी दिखाई देना मुश्किल था, इसी दौरान वहीं डेविड और उसके साथी हाथों में लाठी डंडे लिए अज्ञात खतरे की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार वे मेडिकल स्टोर में पहुंच गए। उस स्टोर का दरवाजा खुला देख डेविड ने सभी से सतर्क रहने को कहा। वे सभी वहां से दवाइयां इकट्ठा करने लगे। इसी दौरान डैन और कुछ लोग इस उम्मीद में स्टोर की छानबीन कर रहे थे कि वहां उन्हें कोई सर्वाइवर मिल जाए, पर तभी थोड़ा आगे जाते ही उन्होंने जो देखा उससे उनकी आत्मा तक कांप उठी। वहां छत से ढेर सारे लोगों की लाशें लटक रही थीं, जो मकड़ी के जालों में लिपटी हुई थीं। डैन ने चिल्लाकर डेविड को आवाज लगाई। डेविड और बाकी सब वहां पहुंच गए। उनके साथ वह मैकेनिक भी था। लाशों को देख वह मैकेनिक डरकर पीछे हटने लगा। तभी पीछे से किसी ने उस मैकेनिक की गर्दन दबोच ली। मैकेनिक डरकर चीख पड़ा। उसकी गर्दन दबोचने वाला एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर था, जो मकड़ी के जालों में पूरी तरह फंस चुका था और उसके शरीर में हर तरफ खौफनाक फोड़े निकल आए थे। पर वह आदमी अब भी जिंदा था
और दर्द भरी आवाज में बार बार यही कहे जा रहा था, यह सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, हमें माफ कर दो। तभी अचानक उस ऑफिसर के शरीर में मौजूद फोड़े फूटने लगे और उनमें से मकड़ियों जैसे जीव बाहर आने लगे। मैकेनिक उससे डरकर दूसरी ओर भागा, पर तभी अचानक कहीं से एक बड़ी सी मकड़ी निकलकर उसके सामने आ गई। उसे देख उस मैकेनिक के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह जोर से चीख पड़ा। ओली ने तुरंत पिस्टल निकाली और उस मकड़ी को गोली से उड़ा दिया। लेकिन उसी पल ढेर सारी बड़ी बड़ी मकड़ियां वहां निकल आईं और उन पर हमला करने लगी। वे लोग अपने पास मौजूद हथियारों से उन्हें मारने कुचलने लगे, लेकिन उन मकड़ियों के जालों में तेजाब था जिसने एक लड़के के पैरों को बुरी तरह जला दिया। डेविड और उसके साथी उस लड़के को खींचते हुए स्टोर से बाहर ले जाने लगे। इसी दौरान उन मकड़ियों ने डेविड के कुछ साथियों को मौत के घाट उतार दिया और तभी मकड़ियों के जाल से लिपटा वह ऑफिसर भी नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके शरीर के सारे फोड़े फूट गए और उनमें से ढेर सारी मकड़ियां निकलकर डेविड और उनके साथियों की ओर आने लगीं। वह लड़का भी तब तक मर चुका था, इसलिए उसे छोड़ डेविड अपने बाकी बचे साथियों के साथ वहां से भाग निकला और वापस स्टोर में पहुंचने में कामयाब हो गया। इस भयानक अनुभव के बाद डेविड को एहसास हो गया था कि बाहर कितना बड़ा खतरा है। उसने अपने साथियों के साथ स्टोर से भागने का अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि वह उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसी तरह एक और रात गुजर गई। अब कार्मडी स्टोर में मौजूद लगभग आधे से ज्यादा लोगों को अपने अंधविश्वास के जाल में फंसा चुकी थी। यहाँ तक कि वह मैकेनिक भी बचने की उम्मीद लिए कार्मडी की शरण में चला गया था। डेविड के साथी अब उस स्टोर में एक पल भी नहीं रहना चाहते थे, लेकिन डेविड किसी और ही गहरी सोच में डूबा था। उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोगों को याद है जब हम मेडिकल स्टोर में गए थे तो वहाँ वह मिलिट्री पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि यह सब उनकी गलती की वजह से हुआ है। वह ऑफिसर माफी भी मांग रहा था। मुझे तो लगता है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसमें मिलिट्री का हाथ है और इसका जवाब वे मिलिट्री सोल्जर्स ही दे सकते हैं। डेविड उस अकेले बैठे सोल्जर के पास गया। उसने पूछा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? सोल्जर ने हिचकिचाते हुए ना में जवाब दिया। डेविड ने फिर उसके बाकी साथियों के बारे में पूछा। सोल्जर ने कहा कि उसने भी उन्हें काफी समय से नहीं देखा है। यह सुनकर वे सभी उस सोल्जर के साथियों को ढूंढने लोडिंग डॉक की तरफ जाने लगे। तभी कार्मडी का प्रवचन सुन रहा वह मैकेनिक ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे गया। उधर डेविड और उसके साथी जब लोडिंग डॉक पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देख वे सन्न रह गए। वहां उस सोल्जर के बाकी दोनों साथियों ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी थी। सोल्जर ने रोते हुए कहा, यह इन्होंने क्या कर लिया? उसने बताया कि जब उसने उन्हें मेडिकल स्टोर में मिले मिलिट्री पुलिस ऑफिसर के साथ हुई घटना के बारे में बताया था, तब इन्होंने कहा था कि ये अपनी जान दे देंगे। तभी डेविड ने सोल्जर से चिल्लाकर कहा, यानी कि मैं सही था, यह सब मिलिट्री का ही किया धरा है, यह सब उस द एरोहेड प्रोजेक्ट का नतीजा है। वो तभी पीछे से मैकेनिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसने तुरंत उस सोल्जर को पकड़ा और जबरदस्ती कार्मडी के पास ले आया। मैकेनिक ने कार्मडी को सारी बात बता दी। कार्मडी ने सोल्जर से कहा, बताओ यह सब क्यों हो रहा है? आखिर क्या है तुम्हारा द एरोहेड प्रोजेक्ट? सोल्जर ने डरे हुए लहजे में कबूल किया, मैं इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ा हूँ। मैं जो तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ वह सब मैंने अपने उन साथियों से सुना है जिनके अभी अभी अपनी जान दे दी है। उसने बताया कि द एरोहेड प्रोजेक्ट का मकसद नए डायमेंशन ढूंढना था। मिलिट्री बेस में साइंटिस्ट एक नए डायमेंशन की खोज करने में कामयाब हो गए थे, जहां एक दूसरी दुनिया मौजूद थी। साइंटिस्ट उस दूसरी दुनिया में झांकने के लिए एक विंडो बना रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने एक डोर ओपन कर दिया, जिससे उस दुनिया के जीव हमारी दुनिया में आ गए। यह सुनकर कार्मडी और उसके सारे अंधभक्त गुस्से से आग बबूला हो गए। कार्मडी ने चिल्लाकर कहा कि ये साइंटिस्ट शुरुआत से ही ईश्वर के बनाए कुदरत के नियमों का अपमान करते आए हैं। उसने आरोप लगाया, उन्होंने चांद पर कदम रखकर उसकी पवित्रता को खत्म किया, उन्होंने एटम्स को तोड़ा और महिलाओं का अबॉर्शन करवाकर प्रकृति से छेड़छाड़ की। इन्हें पापों की सजा ईश्वर हमें दे रहे हैं और इसके लिए यह आदमी भी जिम्मेदार है। कार्मडी के ये कहते ही उसके सपोर्टर्स ने उस सोल्जर को पकड़ लिया और उसे चाकू से घोंप घोंप कर मारने लगे। डेविड उसे बचाने आगे आया, पर उन लोगों ने डेविड को पकड़ लिया। इसके बाद उन लोगों ने उस घायल मरते हुए सोल्जर को उठाकर शॉप के बाहर फेंक दिया। तभी केकड़े के पंजों वाला एक विशाल जीव धुंध में से रेंगता हुआ वहां आया। उसने अपने पंजे से उस सोल्जर को दबोचा और उसे खींचकर वहां से ले गया। कार्मडी की क्रूरता देख डेविड और उसके साथियों का भी दिल दहल उठा। कार्मडी ने अपने सपोर्टर से कहा, आज हमने ईश्वर को उस सोल्जर का भेंट चढ़ाया है, इसलिए आज रात वह जीव हमें कुछ नहीं करेंगे, पर हमें कल का भी इंतजाम करना होगा। कार्मडी की इस बात ने डेविड और उसके साथियों को बुरी तरह डरा दिया था। उन्हें पता था कि वे अगला शिकार हो सकते हैं। अगली सुबह कार्मडी और उसके सपोर्टर्स के जागने से पहले डेविड और उसके साथियों ने भागने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वे पूरी तैयारी के साथ दरवाजे तक पहुंचे तो देखा कि कार्मडी एक चाकू लिए दरवाजे के पास बैठी थी। डेविड ने कार्मडी से कहा, हम बस यहाँ से जाना चाहते हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन कार्मडी किसी भी हाल में उन्हें वहां से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसने एक के बाद एक डेविड और उसके साथियों का उन जीवों के आगे बलि चढ़ाने का प्लान कर रखा था। कार्मोडाविड के बेटे बिली को पकड़कर लाने को कहा। यह सुनकर सारे लोग चाकू छुरियां लेकर बिली की ओर बढ़ने लगे, पर तभी डेविड और उसके साथियों ने भी लाठी डंडे उठा लिए और उन्हें दूर भगाने लगे। लेकिन कार्मडी के सपोर्टर्स की तादाद ज्यादा थी,
जिस कारण डेविड और उसके साथी कमजोर पड़ने लगे। कार्मडी और उसके सपोर्टर्स काफी ज्यादा आक्रामक हो चुके थे। तभी ओली ने अपनी बंदूक निकाली और सीधा कार्मडी को ही गोली से उड़ा दिया। यह देख उसके सारे सपोर्टर्स डर कर पीछे हट गए। डेविड अपने साथियों को लेकर स्टोर से निकल गया, पर कार तक पहुंचने से पहले ही घने धुंध के कारण वे लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। डेविड, बिली, अमेंडा, आयरीन और डैन तो एक साथ थे, पर ओली और बाकियों का कोई अता पता नहीं था। तभी डेविड अपने साथ मौजूद लोगों को लेकर अपनी कार तक पहुंच गया। उन्होंने देखा कि ओली भी पहले से ही कार तक पहुंच चुका था। ओली उन्हें देख खुश हो गया, पर तभी उन्हें ओली के ठीक पीछे कुछ भयानक नजर आया। ओली के पीछे वही केकड़े के पंजों वाला एक विशाल जीव खड़ा था। ओली ने पलटकर उसे देखा ही था कि तभी उसने एक झटके में ओली को अपने पंजे में दबोच लिया और उसे जिंदा ही खा गया। ओली की बंदूक कार की बोनेट पर आ गिरी। यह देख डैन और उसके साथी कार में जा घुसे। डेविड ने अपने बाकी साथियों को रास्ता दिखाने के लिए कार का हॉर्न बजाया, पर तब तक उसके बाकी साथी भी उन जीवों की बलि चढ़ चुके थे। इतने में ही एक बड़ी मकड़ी डेविड की कार की ओर बढ़ने लगी। उसे देख डेविड ने फौरन बोनेट पर पड़ी बंदूक उठाई और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। सबसे पहले डेविड अपनी पत्नी को लेने सीधा अपने घर पहुंचा, पर बदकिस्मती से उसकी पत्नी भी उन जीवों का शिकार हो चुकी थी। डेविड आंसुओं के घूंट पीता हुआ वहां से निकल गया। रास्ते में उन्होंने देखा कि उन जीवों ने पूरा शहर तबाह कर दिया था। जगह जगह पर लोगों की लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था और वह धुंध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डेविड हाईवे पर आगे बढ़ता रहा। तभी एक जगह पर आकर उसने गाड़ी रोक दी। उन्होंने उस टेंटिकल वाले विशालकाय जीव को वहां से गुजरते हुए देखा। उसका आकार इतना विशाल था कि उसके कदम धरती पर पड़ने भर से ही धरती हिल जा रही थी। उस जीव के वहां से गुजरते ही डेविड आगे बढ़ गया, इस उम्मीद में कि आगे जाकर शायद वह धुंध खत्म हो जाए और कोई उन्हें बचाने आ जाए। हालांकि आगे जाकर डेविड की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन बदकिस्मती से वे धुंध से बाहर ही नहीं आ पाए। अब डेविड और उसके साथियों को यकीन हो चुका था कि वे जीव पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर चुके हैं और अब उनका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। यह समझ आते ही पीछे बैठे डैन ने कहा, हम लोगों ने खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया है। इससे पहले कि ये दरिंदे जीव बेदर्दी से मेरा शिकार करें, मैं खुद को गोली मार लूंगा। इस पर डेविड, अमेंडा और आयरीन ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो वो भी डैन की बात से सहमत हों। तभी डेविड ने वह बंदूक निकाली और सभी की सहमति से अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने बेटे बिली के साथ अमेंडा, आयरीन और डैन को गोली मार दी। लेकिन जब उसने खुद को गोली मारना चाहा तो उसे एक भयानक एहसास हुआ। उसके बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। डेविड रोता हुआ कार से बाहर निकला और उन जीवों के आगे खुद को सौंपते हुए बोला, आओ खत्म कर दो मुझे। पर तभी कुछ ऐसा घटा जिससे डेविड के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अगले ही पल डेविड को सामने से कुछ आता हुआ दिखाई दिया। डेविड खुशी से मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बदकिस्मती से वह दूसरी दुनिया के जीव नहीं थे, बल्कि वह मिलिट्री के सोल्जर्स का एक दल था जिन्होंने दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया था और दूसरी दुनिया से आए उन सारे जीवों को खत्म करके हालात को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उनके साथ कुछ रेस्क्यू किए हुए लोग भी थे, जिनमें वो औरत भी शामिल थी जो अपने बच्चों की फिक्र में सबसे पहले स्टोर से बाहर निकल गई थी। जल्दबाजी में लिए हुए एक अंतिम भयानक फैसले ने डेविड की पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी थी। डेविड घुटनों के बल पागलों की तरह चीखता चिल्लाता हुआ पछतावे के आंसू रोता रहा और इसी दर्दनाक और विडंबनापूर्ण मोड़ पर यह फिल्म यहीं समाप्त हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें और इसी तरह की और वीडियोस और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।